गाजा सिटी में इजरायल का बारूदी प्रहार, बहुमंजिला इमारत पर भीषण हमले में कई लोगों की मौत हुई है। तो ये देखिए, इस इमारत को निशाना बनाया गया है। जानकारी ये आ रही कि इस हमले में कई लोगों की मौत भी हुई है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिस पर प्रहार किया इजरायल ने, गाजा सिटी की इस इमारत पर अटैक किया है इजरायल ने। और वहीं एक और अहम खबर गाजा से आ रही है। गाजा के अल शिफा अस्पताल पर हमला हुआ है। क्वाडकॉप्टर से अस्पताल पर कैसे की गई गोलीबारी, ये देखिए तस्वीरें। गोलीबारी के कारण अस्पताल में हर तरफ अफरा तफरी मची। वहीं गाजा में इजरायल का विध्वंसक प्रहार, हमास के ठिकाने पर भीषण बमबारी, हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए। तो गाजा में यह हमला हुआ है और दावा यह किया जा रहा है कि हमास के इन ठिकानों पर हमला किया गया। कई हमास के लड़ाके इन हमलों में मारे गए। और सीरिया के वादी अल नसारा में हिंसा भड़क गई है। एसटीएस के लड़ाकों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया है। ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसटीएस के लड़ाकों ने कई घरों में आग लगा दी है। सीरिया के एक इलाके की ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि सीरिया में अंदर ही अंदर कैसा तनाव बना हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीरिया का ये वादी अल नसारा इलाका है जहां पर दो गुटों में हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है। एसटीएस के लड़ाकों ने यहां कई घरों को आग के हवाले कर दिया है। इस वक्त की तीन बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। बहुमंजिला इमारत पर कैसे भीषण बमबारी की गई है, इजरायल ने किस तरह से हमला किया है जिसमें कई लोगों की मौत हुई है, वो आपको दिखा रहे हैं। गाजा सिटी में कोहराम मचा हुआ है। हमास के ठिकाने पर भीषण बमबारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर सीरिया की जहां पर एसटीएस के लड़ाके कई घरों में आग लगाते नजर आ रहे हैं। इजरायल के खिलाफ अरब देश एकजुट, दोहा में इस्लामिक देशों की इमरजेंसी बैठक। दोहा में 2 दिन चलेगा अरब इस्लामिक समिट और मीटिंग में दोहा पर हमले को लेकर चर्चा, इजरायल पर जवाबी कार्रवाई को लेकर ये बैठक। सवाल यही है कि ये फ्रंट अगर बना तो फिर आगे क्या होगा। जो हमला किया गया इजरायल की तरफ से उसके खिलाफ अरब देश एकजुट होते हुए और एक मंच पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन अरब इस्लामिक समिट चलेगा। तो इजरायल के खिलाफ अरब में जंगी चक्रव्यूह। इजरायल के खिलाफ दोहा में मुस्लिम देशों की इमरजेंसी मीटिंग में अरब इस्लामिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। समिट में इजरायल पर सैन्य कार्रवाई को लेकर रणनीति बनेगी। मिडिल ईस्ट के लोगों के अधिकारों की रक्षा पर मंथन होगा। मलेशिया ने कहा इजरायल क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए खतरा बन गया है। यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को लेकर इस मीटिंग में फैसला होगा। यह बैठक क्यों हो रही है ये जान लीजिए। दोहा पर इजरायली हमले के बाद अरब समिट की मीटिंग बुलाई गई है। अरब समिट हो रहा है। इजरायल पर कार्रवाई को लेकर एक्शन प्लान इसी समिट में बनाया जाएगा। हमारे साथ 2 बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं और एम्बेसडर महेश सचदेव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सचदेव सर, पहले मैं आपसे आज इस चर्चा की शुरुआत करूंगा क्योंकि अरब वर्ल्ड के तमाम समीकरणों को आप बखूबी समझते हैं
क्या होता नजर आ रहा है इजराइल के खिलाफ, और क्या इजराइल ने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है इस बार कतर पर हमला करके? मेरा इस बारे में जो असेसमेंट है वो थोड़ा अलग है। ऐसा अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन पहले सऊदी अरब में हो चुका है अक्टूबर 2023 में, जब इज़राइल के साथ गाज़ा के लेकर के जंग शुरू हुई थी, और इसका नतीजे में एक कमेटी बनाई गई थी विदेश मंत्रियों की, जो कि जगह जगह जा कर के इज़राइल के विरुद्ध उन्होंने प्रचार किया, लेकिन दरअसल हाथ में कुछ नहीं आया। और मुझे ये लगता है कि इस सम्मेलन में हालांकि लंबे चौड़े वक्तव्य होंगे और निंदा होगी, प्रस्ताव पास होंगे, लेकिन इसका नतीजा, ठोस नतीजा कोई ख़ास मुझे लगता नहीं नज़र आता, क्योंकि दो वजह से। एक तो हमस, जिस तरह से हमस के ऊपर जो जंग चल रही है उसमें सब कुछ देखा भाला जा चुका है, कोई नई चीज़ उसमें हमस के लिए नहीं। तो आप कह रहे हैं कि कोई बड़ी कार्रवाई इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर ये करें, इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। और देखिए, इजराइल के खिलाफ अरब देश लेकिन एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तो यही कहानी दिखाई दे रही है, यही खबर दिखाई दे रही है। मिस्र ने नाटो की तरह संयुक्त अरब सैन्य फ्रंट की पहल की है और मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने रखा है अरब फ्रंट का प्रस्ताव। तो देखिए, नाटो की तरह एक फ्रंट बनाने की कोशिश, और इसमें मिस्र ने की है पहल। सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसा कोई फ्रंट तैयार हो सकता है इजराइल के खिलाफ? यह सबसे अहम सवाल है, जिसकी शुरुआत या कह सकते हैं कि उसकी कोशिश मिस्र की तरफ से की गई है। तो अरब देश बनाएंगे अपना नाटो? सवाल तो यही है। देखिए क्या हुआ है। इजरायली हमले का जवाब देने के लिए एकजुट हुए अरब देश। मिस्र के राष्ट्रपति ने संयुक्त अरब सेना बनाने की मांग की है। अरब देशों की रक्षा के लिए जॉइंट अरब सेना बनाना जरूरी है, अल सीसी ने कहा। अरब इस्लामिक समिट में जॉइंट अरब सेना बनाने का प्रस्ताव रखेगा मिस्र। मुस्लिम देशों पर हमला होने पर जवाबी कार्रवाई करेगी जॉइंट अरब सेना। तो देखिए, इस तरीके से ये एक संयुक्त सेना बनाकर, नाटो जैसा कोई कोalition बनाकर मिस्र के लीडरशिप में एक ऐसी कोशिश हो रही है जिससे इजराइल को जवाब दिया जा सके। सवाल है कि ये आइडिया क्या वास्तविकता का रूप ले पाएगा? संजय सोई सर, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, एक तो ये, और क्या अमेरिका इसकी इजाजत देगा? नहीं, बिल्कुल रवि, ऐसा है कि इस समय में जो कतर के ऊपर हमला हुआ है उससे मुस्लिम वर्ल्ड में काफ़ी असंतोष है, काफ़ी गुस्सा है, जिसकी वजह से ये मीटिंग हो रही है। और ये जो प्रस्ताव आया है ये एक उसी फीलिंग्स का जिसको कहना चाहिए कि निकल के आ रहा है, निचोड़ निकल के आ रहा है। देखिए, कतर एक ऐसा देश रहा है जो मीडिएटर के तौर पर कई युद्धों में काम किया। अगर हम अफगानिस्तान में देखें, जब अमेरिका निकला था तभी भी कतर में मीटिंग होती थी, हिजबुल्ला, हमास, इनके साथ इजराइल के साथ मीटिंग होती थी। तो अगर वहाँ पर ही हमला करके, आज तक वहाँ हमला नहीं हुआ जबकि सारी दुनिया को पता था कि हमास के लीडर कतार में रह रहे हैं, तो अगर वहाँ पर हमला करके किया गया तो यहाँ पर एक गेम चेंजर साबित हो रहा है कि अरब की उनकी सोवरेनिटी के ऊपर हमला किया, एक न्यूट्रल देश के ऊपर आज हमला किया गया, तो बाकी देशों के ऊपर भी कभी कभी किया जा सकता है, जिसके कारण जो उनकी अपनी जनता के लिए भी एक उनको इस तरह का बातचीत है, मिल के आ रहे हैं। और एक तरह से यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि अमेरिका की बेसिस होते हुए आज अमेरिका की सुरक्षा गारंटी है, वहाँ पर अगर इजराइल कतर के ऊपर हमला करता है तो फिर किस प्रकार की गारंटी है, ये इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। तो यही कारण है कि वो एक जॉइंट सेना बनाने की बात हो रही है, लेकिन ये कितनी सफल होगी? क्या वो नाटो की तरह सेना बनेगी? क्या वहाँ भी आर्टिकल 5 की तरह होगा कि किसी एक इन देशों के ऊपर हमला होता है तो सभी देश मिलकर लड़ाई लड़ेंगे? क्या किस प्रकार की ट्रेनिंग होगी? क्या वो जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे जैसे भी नाटो की एक्सरसाइज होती रहती है? या क्या ईरान और सऊदी अरेबिया एक साथ मिल जाएंगे? क्या टर्की और ईरान एक साथ मिलेंगे? ये सब चीज़ें कि इनकी आपस की जो फिशर्स हैं, आपस के जो इनके अंदर के डिफरेंसेस हैं,
उनको मिटाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। शायद देखिए अगर पर लेकिन मुझे मुश्किल है कि ये चीज़ प्रैक्टिकल हो पाए। इजराइल का नया टारगेट बन सकता है सऊदी अरब, तुर्की और इराक। क्या इजराइल एक कदम और आगे बढ़ेगा? ईरानी सेना के पूर्व कमांडर मोहसिन रजाई का यह बड़ा दावा सामने आया है। इजराइल के खिलाफ ज्वाइंट आर्मी बनाने की गई है मांग। तो देखिए क्या स्थिति है। सबसे पहले देखिए किस तरह से बेंजामिन का ये तबाही का सिलसिला शुरू हुआ बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। इस फैक्टर को भी समझिए, ये फैक्टर मौजूद है और इससे हलचल है। सबसे पहले कतर में एयर स्ट्राइक की जाती है और उसके बाद ये पूरे अरब देश में एक हलचल मच जाती है। उसके बाद लेबनान में भी एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की जाती है और इसके अलावा जो दूसरे पड़ोसी देश हैं वहां भी हमने देखा कि कैसे इंगेज रहा इजराइल। इराक में भी एयर स्ट्राइक किया गया और अपने दुश्मनों या प्रॉक्सीज को निशाना बनाया गया। ईरान के साथ जो टकराव हुआ उसकी कहानी हम सभी जानते हैं। और देखिए अगला टारगेट क्या हो सकता है, जो संभावनाएं अरब देशों को है इसमें सऊदी अरब भी अगला टारगेट हो सकता है, वो इजराइल के निशाने पर आ सकता है। तुर्की जो कि इसमें ईरान को काफी सपोर्ट करता रहा, ईरान के सुर में सुर मिलाने की कोशिश की, वो भी टारगेट पे हो सकता है। तो देखिए इराक पर भी अटैक हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरब मुल्कों का यह रुख देखते हुए क्या एक और कदम आगे बढ़ाएगा इजराइल? मिस्र में भी अटैक कभी भी मुमकिन है, आशंका तो यह भी जताई जा रही है अगला टारगेट मिस्र भी हो सकता है। खबर देखिए क्या है, इजराइल के खिलाफ ज्वाइंट आर्मी बनाने की मांग की जा रही है। यह है अरब में तबाही का बेंजामिन फैक्टर। नेतन्याहू ने हमास के ठिकाने पर हमले की धमकी दी है, लेकिन लगातार जिस तरह से इस जंग का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो अपने आप में चिंता का सबब है। दोहा के अलावा इस्तांबुल में हमास की मौजूदगी की बात सामने आई है और दोहा में तो हमला हो गया, क्या इस्तांबुल में भी हमला होगा? ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से अरब देश अब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये इजराइल के लिए एक बड़ी चिंता का सबब है? और क्या इजराइल अब अपने कदम रोकेगा या फिर इजराइल अभी अपनी जो मौजूदा स्ट्रेटजी है जो कि बहुत आक्रामक नजर आती है उसी को आगे बढ़ाएगा? क्या मुश्किल में आएंगे नेतन्याहू? बदलते समीकरण देखिए, कतर पर हमले से अरब देशों में बहुत गुस्सा है। OIC के जरिए एकजुट हो रहे हैं दुनिया के 57 मुस्लिम देश। UAE और सऊदी अरब के राष्ट्राध्यक्ष भी कतर पहुंच गए। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला भी दोहा पहुंचेंगे। अमेरिका पर अरब देशों का विश्वास कम हुआ है। इजराइल का प्लान क्या है? चुन चुन कर हमास के ठिकानों पर किए जाएंगे हमले, चाहे वो ठिकाने कहीं भी हों। हमास की फंडिंग और विदेशी मदद को रोकना, यह दलील दी गई है। अरब देशों में डर पैदा करना, दोहा में हमास की मीटिंग के दौरान अटैक किया गया। सचदेव सर, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि इजराइल तो बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से अरब देश एकजुट हो रहे हैं, कहीं इतिहास दोहराता हुआ तो नजर नहीं आएगा आने वाले वक्त में आपको? एक बार फिर इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड की जंग। मैं पहले भी इस संभावना से इनकार कर चुका हूं, लेकिन कहना ये होगा कि खाड़ी में इजराइल का पहला ये हमला रहा है यमन को छोड़ करके। खाड़ी के जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो देश हैं वो पाश्चात्य देशों के निकट माने जाते हैं और अमेरिका का सबसे बड़ा जो बेस है अलुदैद में कतर में है। और कतर ये सोचता रहा है कि वो सब कुछ करने की क्षमता रखता है, अमेरिका का बेस भी दे सकता है और मुजाहिदीन को रख भी सकता है और तालिबान को रख सकता है, हमास का ऑफिस रख सकता है और ईरान के साथ अच्छे संबंध बना सकता है। तो ये भ्रम जो कतर का था ये अब टूटने लगा है। अमेरिका का बेस और हमास का वहाँ पर प्रतिनिधित्व होना विरोधाभास हैं बड़े बड़े, और वो उनका विरोधाभास में फंस।
लेकिन संजय सुशर, सवाल यह है कि यह प्रयोग पहले भी तो हो ही चुका है। जो समीर बात कह रहे थे 6 डेज वॉर, यह हो चुका है। दुनिया ने देखा कि एकजुट होकर वो लड़े और उसका हश्र क्या हुआ। क्या इसकी संभावना बदले हुए माहौल में है क्या? पहले तो एक हुए थे, लेकिन आज तो इंटरेस्ट भी अलग अलग है, कॉन्फ्लिक्ट भी उनके अपने अपने अलग अलग हैं। ऊपर से अमेरिका का कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा अरब देशों पर है। नहीं, बिल्कुल रवि, ये जो आप कह रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये चाह रहे हैं इकट्ठा होना, पर क्या इकट्ठा होकर हमला करेंगे या एक डिफेंसिव पोस्चर रखेंगे, ये बात सोचने वाली है। या डेटरेंस क्रिएट करेंगे कोई। या डेटरेंस क्रिएट करेंगे, या फिर आज अमेरिका की जिस प्रकार से आधे से ज़्यादा देशों में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, कतार में, सीरिया में, इराक में, सब जगह अमेरिकन की बेसिस हैं। लिटरली अमेरिका आज वो कंट्रोल कर रहा है, तो ये इनकी अपनी मर्जी से कार्रवाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये एक डेटरेंस वाली बात होगी, लेकिन इजराइल भी ये समझता है कि ये हमला करने की अभी सिचुएशन में नहीं होंगे कि मिलकर एक साथ हमला कर दें, क्योंकि हमला करने के लिए काफ़ी कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, काफ़ी ट्रेनिंग, जॉइंट ट्रेनिंग चाहिए होती है, उनका आपस में मेल मिलाप होके कि किसकी एयरफोर्स जाएगी, कौन ज़मीन से हमला करेगा, कौन कहाँ से किसकी आर्टिलरी जाएगी, टैंक्स जाएंगे। ये सब बातें बहुत ही गहन विषय है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड विषय है, जो इतना आसान नहीं होगा। जो अरब देश अमेरिका के क्लोज अलाय माने जाते हैं, पार्टनर्स माने जाते हैं, अब उनका भी भरोसा अमेरिका के प्रति कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो साफ तौर पर देख रहे हैं कि दोहा में क्या हुआ। इजराइल ने अटैक कर दिया और अमेरिका एक तरह से सिर्फ निंदा करने के मोड में ही नजर आया। हमले की जानकारी तब दी जाती है जब हमले शुरू हो जाते हैं और उसके बाद दोहा की तरफ से कोई कदम उठाए जा नहीं सके। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू बहुत तेजी से आक्रामक नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि फिलिस्तीन नाम के स्टेट का कोई वजूद ही नहीं है। दरअसल वो ये कहते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन यूएन के 142 देशों ने इसी 2 नेशन पॉलिसी के समर्थन में वोट किया है। इससे भड़के नेतन्याहू और उनकी सेना ने गाजा और वेस्ट बैंक का इजराइल में विलय करने का अभियान शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। गाजा शमशान बन चुका है। हर जगह मलबा, बर्बाद इमारतें, विनाश की तस्वीर। गाजा करीब करीब समतल हो चुका है। आसमान से मिसाइलें बरसती हैं, बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो जाती हैं। टैंक और तोप बारूद उगल रहे। दुकान और मकान खंडहर बनते जा रहे। क्या स्कूल, क्या अस्पताल, क्या राहत शिविर और शरणार्थी कैंप सब ध्वस्त होते जा रहे हैं। गाजा की सूरत अब पूरी तरह से बदल चुकी है। गाजा में इजरायली सेना के ऑपरेशन तब विध्वंसक हो गए जब संयुक्त राष्ट्र संघ में 142 देशों ने 2 राष्ट्र थ्योरी को मान्यता दे दी। इस बात से भड़की इजरायली सेना ने गाजा पर संपूर्ण कब्जे का अभियान लॉन्च कर दिया। इजरायली सेना का दावा है कि गाजा के 80% भूभाग पर उसका कब्जा हो चुका है। जो बाकी की 20% जमीन है उस पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। गाजा में हमास का संपूर्ण अंत और उस पर कब्जा करने के लिए इजरायली सेना अब पूरी ताकत से हमले कर रही है। जिन भी इमारतों में हमास के ठिकाने हैं उन्हें चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है।
आसमान से इजरायली फाइटर जेट मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं तो गाजा में मौजूद इजरायल की पैदल सेना टैंक और तोप से धावा बोल रही है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने इस हफ्ते गाजा में हमास से जुड़े 500 टारगेट को तबाह कर दिया। गाजा सिटी में इजरायली एयरफोर्स अब पर्चे गिराकर लोगों को बहुमंजिला इमारतें खाली करने के लिए कह रही है। खाली इमारतों को जबरदस्त बमबारी कर बर्बाद किया जा रहा है। नेतन्याहू का प्लान सिर्फ गाजा पर कब्जे का नहीं है बल्कि वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियां बसाने का भी है। सूत्रों के मुताबिक इजरायल बाद में गाजा और वेस्ट बैंक का विलय कर ग्रेटर इजरायल का निर्माण कर सकता है। उधर इजरायल के हमले से भड़के कतर के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने पहले अमेरिकी विदेश मंत्री और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की। कतर में इजरायल ने जो हमला किया था उसको लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। हमास के मुताबिक इजरायल के हमले में उसके मुख्य वार्ताकार डॉक्टर खलील अल हैया बाल बाल बच गए। अमेरिका के करीबी देश कतर में इजरायल ने हमला किया तो ईरान को अमेरिका के खिलाफ कतर को भड़काने का मौका मिल गया। ईरानी सांसद मुस्तफा जारी ने कहा है कि अगर कतर अमेरिकी सेना को अपने देश से बाहर कर देता है तो कतर के आसमान की सुरक्षा ईरान करेगा। गाजा, कतर और यमन में इजरायल के हमले से भड़के हूती ने मिसाइल हमले कर तेल अवीव को दहलाने की कोशिश की, लेकिन इजरायल ने उसके हमले को नाकाम कर दिया। जाहिर है हालात इतने खराब हो गए हैं कि अरब के कई देशों पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इजरायली हमले के बाद एक और डेवलपमेंट हुआ है। दोहा पर इजरायली हमले के बाद ट्रंप से मिले कतर के पीएम अल थानी ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की। अल थानी ने दोहा पर हमले की एक तरफा कार्रवाई इसे बताया है और ट्रंप से दोहा पर इजरायली हमले पर बातचीत हुई। उनकी गाजा में युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई पर भी चर्चा हुई। और इस बीच एक अहम खबर, यरूशलेम में नेतन्याहू से मिलेंगे मार्को रूबियो। कतर के दोहा पर हमले को लेकर की जाएगी बात। बंधकों की वापसी को लेकर भी बात होगी। गाजा पर इजरायली हमले पर भी चर्चा की जाएगी। और कतर पर फिर बड़ा हमला करेगा इजरायल। कतर में रह रहे हमास नेताओं को नेतन्याहू की धमकी। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास नेता गाजा युद्ध समाप्त करने में सबसे बड़ा रोड़ा। गाजा में युद्ध विराम नहीं चाहते हैं हमास के नेता। तो देखिए, दोहा पर हमले के बाद क्या कुछ होता नजर आ रहा है, इस बात से बेफिक्र नेतन्याहू अगली प्लानिंग में जुटे हैं। कतर पर फिर हमला करेगा इजरायल। नेतन्याहू की वार्निंग, कतर में मौजूद हमास नेताओं का खात्मा होगा और ये गाजा युद्ध को खत्म करेगा। यानी तमाम नेता खत्म, फिर युद्ध खत्म। सुरक्षित बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो फिर हमला करेंगे। कतर में रह रहे हमास के नेता युद्ध विराम में बाधा बन गए हैं। हमास के नेताओं के, गाजा के लोगों की हमास के नेताओं को परवाह नहीं है। संदेश देखिए क्या है, कतर पर इजरायल फिर हमला करेगा। दोहा में हमास के नेताओं को किया जाएगा टारगेट। और संजय सोय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोय साहब, एक हमले के बाद तो इतना बवाल मचा हुआ है, अरब देश भड़के हुए हैं, OIC की मीटिंग बुलाई जा रही है, इजरायल के खिलाफ NATO जैसा एक संगठन खड़ा करने की डिमांड हो रही है और नेतन्याहू कह रहे हैं कि अभी तो हमले और होंगे। हमास के जो नेता कतर में पहुंचते थे वो तो मीडिएटर के तौर पर देखे जाते थे, उनसे तो मीडिएशन होता था, जंग को खत्म करवाने की कोशिश की जाती थी। क्या
कतर की राजधानी दोहा पर बार बार हमले करके उस पूरे के पूरे मीडिएशन प्रोसेस का ही अंत करना चाहते हैं नेतन्याहू क्या? बिल्कुल समीर, मैं इसी बात को यही बात कहना चाह रहा था कि देखिए कभी भी जंग होती है, लड़ाई होती है, एक कम्युनिकेशन का चैनल भी खुले रहते हैं। क्योंकि आज अगर उन्होंने कहीं से होस्टेजेस को लेना है वापस या कहीं से एक जंग को ख़त्म करना है, तो या तो वो सोच रहे हैं कि भाई सबको मार के ख़त्म कर दे और उसके बाद जंग अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो शायद उनका इरादा ऐसा ही लग रहा है कि जिस प्रकार से गाज़ा पर लगातार बमबारी हो रही है, जिस प्रकार से उनके नेताओं को कह रहे जहाँ भी हैं उनको वहीं मारेंगे, तो ये मुझे अब ये लग रहा है कि वो कहीं बातचीत के मूड में नेतन्याहू नहीं लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब इनको धमका के इतना नीचे ला के कि ये खुद आए हमारे पास बातचीत कर रहे हैं कि आप ये लीजिए होस्टेजेस और फिर हम बात। बिल्कुल, और सर नेतन्याहू के इरादे शायद दुनिया से कभी छिपे नहीं रहे, खुलकर उन्होंने अपनी बातें रखी, एक्शन किया है। सवाल यह कि अब अरब देश क्या करने वाले हैं। अरब धधकने के आसार बन रहे हैं क्योंकि ईरान पर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका का अंदेशा है कि ईरान खुफिया जगह पर परमाणु बम बना रहा है, जिसके लिए यूरेनियम का संवर्धन आखिरी चरण में जा पहुंचा है। इजराइल लगातार ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमले कर रहा है। गाजा से लेकर यमन तक बम बरसाए जा रहे हैं, जिससे ईरान गुस्से में है। उसने एक तरफ इजराइल पर ईरानी प्रॉक्सी के हमले का फरमान जारी किया है, दूसरी तरफ वो अमेरिका इजराइल से टकराने की तैयारी कर रहा है। मोसाद का इनपुट है कि ईरान खुफिया जगह पर परमाणु कार्यक्रम कर रहा है। ईरान यूरेनियम संवर्धन की आखिरी स्टेज तक जा पहुंचा है। ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है। मोसाद और पेंटागन का यह अंदाजा हवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे हाल ही में हुए घटनाक्रम है, जिसमें ईरान IAEA से भी समझौते के लिए सहमत हो गया है। हालांकि यूरेनियम संवर्धन को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा एजेंसी परमाणु ठिकानों की जांच करेगी या नहीं, इस पर सहमति बन सकती है, लेकिन हम साफ कर दें कि पूरा यूरेनियम नष्ट हो चुका है, जो परमाणु स्थलों पर किए गए हमले के बाद मलबे में दब गया था। जबकि इससे पहले ईरान ने यूरेनियम को लेकर कोई बयान नहीं दिया था। IAEA के साथ करार के बाद ही दिया बयान बता रहा है कि ईरान यूरेनियम को कहीं शिफ्ट कर चुका है। तभी वो अमेरिका और इजराइल को गुमराह करना चाहता है, लेकिन अमेरिका ईरान की चाल को समझ गया है कि ईरान परमाणु बम बनाने वाला है, इसलिए वो लगातार करार की शर्तों में उलझा रहा है। अब अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। फारस की खाड़ी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज को भेज दिया है, जिस पर मौजूद फाइटर जेट लगातार एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। साथ ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर निगरानी रखी जा रही है। अगर IAEA की जांच में कोई सबूत मिलता है तो तुरंत ईरान को सबक सिखाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर गाजा से भी आ रही है। गाजा में 48 घंटे के अंदर सबसे बड़ा हमला हुआ है। हमास के ठिकानों पर इजराइल ने बारूदी बारिश कर दी। मिसाइल अटैक में 5 बहुमंजिला इमारतें तबाह हो गई हैं। ताजा हमले की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से गाजा में जो बड़ी बड़ी इमारतें बची हुई थी, अब उनको भी तबाह कर रहा है इजराइल।